मिशन इंस्टीट्यूट रायबरेली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी अध्ययनरत छात्र और अध्यापकों या अन्य संविधान जिज्ञासु लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसा पूर्व में देख चुके थे कि भारतीय संविधान के क्रमशः भागों में क्या क्या वर्णित किया गया है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के उन स्तंभों की जिन स्तंभों पर भारतीय लोकतंत्र बना हुआ है। अगर भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों पर चर्चा करें तो देखा होगा आपने भारतीय लोकतंत्र के 3 मूल स्तंभ बताए जाते हैं। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। और अगर उन लोकतंत्र स्तंभों के साथ कुछ और सक्रिय स्तंभों की बात करें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस को माना जाता है। कारण क्या है कि उसकी सक्रियता ने लोकतंत्र में बहुत सारे अधिकारों को, बहुत सारी बातों को व्यवहारिक बनाने का कार्य किया। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया पर आज देखा होगा आप, विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं कि वो लोकतंत्र को किस तरीके से एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र के 5वें स्तंभ की तो देखा होगा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी लोकतंत्र के 5वें स्तंभ की संज्ञा दी जाती। तो आज हम लोग मूलतः बात करेंगे लोकतंत्र के 2 स्तंभों की, प्रथम स्तंभ कार्यपालिका और द्वितीय स्तंभ विधायिका की। तत्पश्चात हम लोग अगली क्लासों में देखेंगे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका की बात। तो हम लोग शुरू करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ कितने हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश के भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है। तो इस लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के स्तंभों की बात करते हैं। स्तंभ कौन कौन से हैं? तो उन स्तंभों की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र के मूलतः 3 स्तंभ बताए जाते हैं। मूलतः 3 स्तंभ बताए जाते हैं और इन 3 स्तंभों पर बात करें तो सर्वप्रथम कार्यपालिका, विधायिका और तीसरे स्तंभ पर बात करें तो न्यायपालिका। लेकिन आपने बहुत सारी परीक्षाओं में या अन्य बातों में सुना होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी चर्चा की जाती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ कौन है? तो कार्यपालिका है। द्वितीय स्तंभ की चर्चा करते हैं तो विधायिका है और तृतीय स्तंभ की बात करें तो न्यायपालिका है। अगर हम लोग बात करें कि चौथा स्तंभ कौन सा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है? मीडिया या प्रेस को माना जाता है। मीडिया या प्रेस को माना जाता है। मीडिया या प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? मीडिया या प्रेस को लोकतंत्र के चौथे खंबे या 4th स्टेट की संज्ञा दी जाती है मीडिया को। अब अगर हम 5वें स्तंभ की चर्चा कर लें यहीं पर कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कौन सा है, तो लोकतंत्र के 5वें स्तंभ पर जब चर्चा करेंगे तो वहां पर एनजीओ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनजीओ। एनजीओ क्या है? इन्होंने देखा होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। अब इनको लोकतंत्र का 5वां स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ऊंचाइयों में ले जाने में जिस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका रही, उसी तरीके से मीडिया ने भी बाखूबी भूमिका निभाई। इसलिए हम लोगों ने उसे 4th स्टेट की संज्ञा या लोकतंत्र के चौथे खंबे की संज्ञा दी। तो लोकतंत्र का 5वां खंबा एनजीओ। एनजीओ को देखेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। इनके कुछ डिमेरिट भी आपने सुने होंगे, लेकिन हम डिमेरिट पर बात नहीं करेंगे, अवगुणों पर बात नहीं करेंगे, उनकी कमियों की आलोचना नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं कि एक तरीके से एनजीओ ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया। अब एनजीओ की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एनजीओ हैं जिन्होंने क्या है
कि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने वंचित तबकों की बात की है, बहुत सारे एनजीओ हैं जो महिला संगठनों पर काम करते हैं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो आदिवासी, जो हाशिए पर, लोकतंत्र में हाशिए पर खड़े लोग हैं, उन हाशिए पर खड़े लोगों के संबंध में या हितों में उन्होंने कार्य किया। अगर और बात करें लोकतंत्र में एनजीओ ने क्या भूमिका निभाई, तो बहुत सारे एनजीओ को देखेंगे लोगों ने उनको न्याय के लिए, हक हुकूक दिलाने और उनकी आर्थिक हितों की समृद्धि करने के लिए विभिन्न तरीके से काम किया है, वो एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अधिकांशतः किताबों पर पढ़ेंगे तो आपको लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथे स्तंभ मीडिया या प्रेस की ही भूमिका मिलेगी। 5वें की बहुत कम चर्चा की जाती है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र के 5वें स्तंभ की संज्ञा किसे दी जा रही, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ भी कहा जाता है, 5वां खंभा भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र को साकार बनाने में किसकी भूमिका है, कार्यपालिका, विधायिका, ये किस तरीके से काम करते हैं। हिंदुस्तान में न्यायपालिका तो एकीकृत है, हिंदुस्तान में न्यायपालिका तो एकीकृत या इकहरी है, किंतु विधायिका के लिए प्रावधान है, केंद्र में भी विधायिका है और राज्य में भी विधायिका है। कार्यपालिका की बात देखेंगे, कार्यपालिका केंद्र में भी है, राज्य में भी। अब दो कार्यपालिकाएं देखेंगे तो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान को मूलतः जब अध्ययन करेंगे तो आप 2 ही प्रकार के, लेकिन क्या किया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में प्रावधान 1993 में क्या किया गया, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा उस लोकतंत्र को और साकार पहुंचाने या आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र में क्या किया गया, एक तीसरे आधार की सरकार बनाई गई जिसे हम स्थानीय सुशासन के नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तान का जो संचालन होता है, उस हिंदुस्तान का संचालन आपको दूसरे फिगर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में सरकारें किस तरीके से या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को साकार बनाने के लिए किन बिंदुओं पर काम किया जाता है। तो 3 स्तर की सरकारें, 3 स्तर की सरकारों पे आप देखेंगे वो कौन कौन सी सरकारें। तो सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर पे, इस भाग पर जो अध्ययन करेंगे वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें मिलेंगी, एक स्थानीय सुशासन, स्थानीय स्वशासन, और दूसरे पायदान पर अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं राज्य की, और तीसरे आधार पर बात करें तो हम बात कर सकते हैं केंद्र की। हमारे देश में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी, 3 प्रकार की सरकारें मिलेंगी। एक केंद्र स्तर, केंद्र का जो प्रावधान है या संघ का जो प्रावधान है वो आप कहां पर पढ़ेंगे, भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में, और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक में पढ़ेंगे। कितने तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 से 151 तक में। अब राज्य के संबंध में बात करें, राज्य के संबंध में क्या प्रावधान, राज्य के संबंध में जो उल्लेख किया गया, उपबंध किए गए हैं वो भाग 6 में किए गए। किस भाग में किए गए, भाग 6 में किए गए, और अनुच्छेद क्या है, 152 से लेकर के 237 तक में ये प्रावधान किए गए। अब बात करें अगर स्थानीय सुशासन की, तो स्थानीय सुशासन के संबंध में क्या किया गया है, भारतीय संविधान के या स्थानीय या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रावधान या स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर पर सरकारों की बात, स्थानीय सरकारों का प्रावधान किसमें किया गया है, तो इसके लिए क्या किया गया है, 2 भाग हैं, एक भाग 9 है और एक भाग 9 का है, और इन दोनों भागों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन, भाग 9 में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 243 का से अड़ा तक पढ़ेंगे, कहां तक, का से अड़ा तक, और अनुच्छेद भाग 9 का में पढ़ेंगे तो इसमें आर्टिकल है 243 ता से या 6 तक, कहां तक है, या 6 तक। अगर हम फिर पुनः बात करें कि हिंदुस्तान में 3 प्रकार की सरकारें हैं, 3 प्रकार की सरकारों के संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं केंद्र सरकार के संबंध में, राज्य सरकार और स्थानीय सुशासन, किसके 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सुशासन के संबंध में हमने आपको बताया। यहां पर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे संघ का और राज्य का, क्योंकि संघ और राज्य के संबंध में जो उपबंध किए गए वो दोनों पैरेलल किए गए। अब उसके संबंध में देखेंगे हम इस चित्र के माध्यम से, तो ये समझ गए कि 3 स्तर की सरकारें हमारे देश में काम करती हैं
और यहां से आपको छोटे छोटे बिंदुओं में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि संघ का प्रावधान भाग 5 में किया गया अनुच्छेद 52 से 151 तक। राज्य के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं वो भाग 6 के अंतर्गत किए गए हैं 152 से 237 तक। और स्थानीय सुशासन के संबंध में मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, बशर्ते कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में करके भाग 9 का और 9 का को पुनः स्थापित किया गया। 9 का नया बनाया गया और 9 को पुनः स्थापित, और 243 का से अड़ा तक प्रावधान किया गया भाग 9 में, और 9 का में 243 ता से 6 तक के संबंध में प्रावधान किया गया। और हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोगों की, उनके लोगों को जानने वाले, उनके स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार बनाई गई, और इसने लोकतंत्र को बहुत बेहद बाखूबी गांव-गांव तक, आम या हाशिए तक पहुंचे लोगों, हाशिए तक के लोगों तक लोकतंत्र को पहुंचाने का काम किया। हम लोग आज के क्लास में मुख्यतः अध्ययन करेंगे केंद्र और राज्य का। पहले तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि उनकी कार्यपालिका, उनकी विधायिका, उनकी कार्यपालिका और उनकी विधायिका दोनों के संबंध में उपबंध क्या किए गए, इस संबंध में देखेंगे। देखते हैं, देखिएगा भाग 5 अगर देखें तो भाग 5 का उपबंध कहां से किया गया है, तो आपने देखा है अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब इस 52 से 151 तक में क्या उपबंध है, तो इसका एक हम आपको खाका बना के देते हैं, और उस खाके को अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें बिना रटे ही समझ करके तर्क के आधार पर आप अपनी परीक्षाओं के या आप अपने आने वाले क्वेश्चनों का या प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकेंगे। इस समुचित उत्तर देने की बात में अगर देखें तो एक देखेंगे भाग 5 और इधर लिख दिया जाए भाग 6, और भाग 6 में क्या है 152 से 237 तक, ये आर्टिकल है 237 तक, इस पे देखेंगे। और इस पे देखेंगे क्या है प्रावधान 52 से 151 तक, और इस पे क्या प्रावधान है, यहां पर बात की गई है संघ की, किसकी बात की गई, संघ की, या किसकी बात की गई है, केंद्र की, और यहां पर किसकी बात की गई है, यहां पर बात की गई है राज्य की। अब राज्य और केंद्र के संबंध में भाग 6 में क्या है, राज्य, और अनुच्छेद 152 से 237 में क्या है, राज्य के संबंध में। 152 से 151 में संघ की बात है। भाग 5 में किसका उपबंध है, संघ का या केंद्र का। अब इस पे देखेंगे, यहां पर अगर डिवाइड करके हम दोनों भागों को देखें तो सेम एक जैसी चीजें आपको अध्ययन करने में मिल जाएंगी। जैसे क्या पढ़े, सर्वप्रथम हम डिवाइड करने इनकी कार्यपालिका को, क्या करें, दोनों की कार्यपालिका। अब देखिएगा सर्वप्रथम हम किसकी बात करें, कार्यपालिका की। अब केंद्र की कार्यपालिका के संबंध में क्या उपबंध है, तो केंद्र की कार्यपालिका का जो उल्लेख है किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में। कितने, 52 से लेकर के 78 तक में। सबसे पहले और मोटी मोटी बात आपको ये ध्यान रखनी, 52 से 78 तक में क्या उपबंध किया गया है। 52 से 78 तक में देखेंगे तो यहां पर केंद्र की कार्यपालिका में 3 बिंदु, राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट शामिल होता है, केंद्र की मंत्रिपरिषद आती है, परिषद, और एक व्यक्ति आता है, एक पद आता है महान्यायवादी का, महान्यायवादी। ये इन तीनों को अगर सम्मिलित कर दें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, तो इस सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं, केंद्र की कार्यपालिका कहते हैं। राज्य की कार्यपालिका में देखें तो राज्य की कार्यपालिका में क्या उपबंध मिलेगा, राज्य की कार्यपालिका में हम देखें तो यहां पर अनुच्छेद 153 से लेकर के आपको 167 तक में उपबंध मिलेगा राज्य की कार्यपालिका। अब इस राज्य की कार्यपालिका में क्या उपबंध है, तो यहां पर हम देखेंगे तो 3 व्यक्ति वैसे ही हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल या गवर्नर, जैसे वहां प्रेसिडेंट है वैसे यहां गवर्नर का उपबंध, जैसे वहां मंत्रिपरिषद का उपबंध है वैसे यहां राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध है, जैसे वहां पर क्या किया गया है, जैसे वहां पर महान्यायवादी की बात की गई है वैसे यहां पर महाधिवक्ता की बात की, महाधिवक्ता। देखिए बहुत सारे छात्र इस वजह से प्रश्नों को हल नहीं कर पाते क्योंकि वह मूलभूत बात से ही रूबरू नहीं हो पाते। तो पहली बात यही समझ के रखना है कि कार्यपालिका का, अगर यहां पर कहा जाए केंद्र की कार्यपालिका का और यहां पर कहा जाए राज्य की कार्यपालिका, तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता।
अब इसकी अगर संक्षिप्त बात करें तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी या केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख 52 से अनुच्छेद 78 तक किया गया। अनुच्छेद 153 से 167 तक। अब यहां आपका एक प्रश्न हो सकता है कि 152 को सर क्यों छोड़ दिया गया? तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई। क्या दी गई है? इसको भी आप अगर जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि अनुच्छेद 152 में क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा। और राज्यपाल अनुच्छेद 153 में कहा गया कि एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, अभी इस पर और बहुत चर्चा करेंगे कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। और फिर अगर बात करें कि केंद्र की वास्तविक शक्ति किसके पास होती, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। राज्य में अगर हम बात करें कि राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। फिर बात करें कि महान्यायवादी, तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहां महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर इस व्यक्ति को देखेंगे तो दोनों की वही कैटेगरी, वही स्थितियां हैं। क्या है? राष्ट्रपति या केंद्रीय सरकार को विधि संबंधी सलाह देने के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसको कहते हैं महान्यायवादी। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बनने की हैसियत, सदस्य बनने की हैसियत रखता हो। यहां पर क्या है, महाधिवक्ता किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य सरकार को, राज्यपाल को विधि संबंधी परामर्श देने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब अगर इन पर देखें कि इसको कैसे, तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब इनका संबोधन देश का प्रथम कानूनी अधिकारी महान्यायवादी, राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता, देश का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी महाधिवक्ता। अब अगर इन दोनों पर चर्चा करें तो ये कार्यपालिका का वैसे ही उल्लेख है जैसे केंद्र में वैसे राज्य में। अब हम अगर दूसरे पायदान पर बात करें विधायिका की, कि विधायिका क्या होती है, विधानमंडल क्या है, तो केंद्र की विधायिका है और राज्य की विधायिका है। और केंद्र की विधायिका का उल्लेख जस्ट इसी के बाद आर्टिकल 79 से है और कहां तक है, अनुच्छेद 123 तक, 1, 2, 3 तक। क्या कहेंगे, 1, 2, 3। और जो यहां पर 1, 2, 3 में होगा वही वहां पर, इसी को अगर अपोजिट करें तो 2, 1, 3 कर देंगे। और यहां पर क्या है, 167 है तो यहां 168 से शुरू हो जाता है। अब राज्य की विधायिका का उल्लेख किसमें है, तो देखेंगे जैसे केंद्र की विधायिका, और केंद्र की विधायिका का एक नाम है, क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं, लेकिन राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। अब देखेंगे यहां पर हम बात कर सकते हैं संसद की या केंद्रीय विधायिका में कौन कौन आता है, तो केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत 3 लोग आएंगे। फिर यहां पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्या कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर अगर हम बात करें कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, तो इसके अंतर्गत भी वही पोजीशन होगी कि 3 व्यक्ति आएंगे, 3 पायदान रहेंगे। कौन कौन से, इसका अभिन्न अंग, जैसे यहां राष्ट्रपति वैसे यहां राज्यपाल, जैसे यहां लोकसभा वैसे यहां पर विधानसभा होती, जैसे यहां राज्यसभा होती वैसे एक यहां पर विधान परिषद होती, बशर्ते विधान परिषद सभी राज्यों में अभी नहीं। इसके संबंध में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू ने कहा था कि हम लोग एक ऐसा कानून पारित करें जिस कानून के माध्यम से देश के सभी विधानसभाओं में विधान परिषद या द्वितीय सदन का प्रावधान किया जाए। अब इसको देखेंगे विधायिका क्यों कहते हैं, क्योंकि विधायिका का काम है देश के लिए विधान बनाना, देश के लिए कानून बनाना। देश का कानून बनाने वाली एक प्रमुख संस्था क्या है, संसद। क्या है, संसद। और राज्य के लिए कानून बनाने वाली प्रमुख संस्था क्या है, राज्य विधानमंडल। अब क्या देखेंगे यहां पर हम लोग एक स्ट्रक्चर पर कि जैसे केंद्र की विधायिका या संसद के 3 प्रमुख अंग अवयव होते हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख सदन हैं, 3 प्रमुख सदस्य हैं, 3 अभिन्न अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ये ध्यान रखेंगे। अब
यहां पर देखेंगे, जैसे ही कोई कानून बनता है, जैसे कोई कानून बनता है, अगर संसद किसी कानून को बनाती है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बनता। सेम उसी स्टाइल में, सेम उसी तर्ज पर जैसे राज्य विधानमंडल किसी कानून का निर्माण करता है तो वो कानून का रूप तब तक नहीं लेगा जब तक कि राज्यपाल उसको हस्ताक्षरित नहीं करता, जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो राज्य में कानून बनाने वाली संस्था राज्य विधानमंडल और केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था को केंद्र विधानमंडल या संसद के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब यहां पर मोटी मोटी कुछ बात और देख लेंगे। जैसे यहां पर संसद का निम्न सदन लोकसभा को या प्रथम सदन कहते हैं, वैसे राज्य विधानमंडल का निम्न सदन या प्रथम सदन विधानसभा को कहते हैं। जैसे यहां संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं, वैसे यहां विधानमंडल का द्वितीय सदन विधान परिषद को कहते हैं। जैसे यहां संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, वैसे विधान परिषद को क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन। तो सेम वही कैटेगरी, सेम वही स्थिति है जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, बशर्ते वो राज्य के लिए काम करेगी और ये राष्ट्र के लिए काम। इसके बाद अगर देखें तो यहां तक हम लोग बात किए हैं, 52 से 151 तक बात करना है। तो इसके पश्चात अगर देखें न्यायिक व्यवस्था की, तो न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में क्या है, न्यायिक व्यवस्था या न्यायपालिका। न्यायपालिका या तीसरे स्तंभ में देखेंगे क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, कहां तक है, 124 से 147 तक। इन पर हम लोग बृहद चर्चा करेंगे केवल समझने के लिए। और 147 के बाद 148 से CAG, इसको कहते हैं कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका उपबंध कहां से, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। ये आपका ये भाग कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरीके से न्यायिक व्यवस्था का उपबंध देखेंगे तो न्यायिक व्यवस्था में आर्टिकल 214 से क्या है, 232 तक किसका प्रावधान है, यहां पर प्रावधान है हाई कोर्ट का। किसका प्रावधान है, हाई कोर्ट का। उच्च न्यायालयों का प्रावधान है, उच्च न्यायालयों के संबंध में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 214 से 232। और 233 से अगर बात करें 237 तक किसकी बात की गई है, तो अधीनस्थ न्यायालयों का उपबंध किया गया है। यहां पर कह सकते हैं किसका, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 233 से 237 तक उपबंध किया गया। तो अगर इस खाके को, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लें तो आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा कि इस संबंध में कि केंद्र में क्या प्रावधान है और राज्य में क्या प्रावधान है, भाग 5 में क्या उपबंध किए गए और भाग 6 में क्या उपबंध किए गए। यहां पर पुनः हम लोग बात करें तो केंद्र की कार्यपालिका 52 से 78, राज्य की कार्यपालिका 153 से 67, केंद्र की विधायिका 79 से 123 तक, राज्य की विधायिका अनुच्छेद 168 से 213 तक। और न्यायपालिका का उपबंध किसमें किया गया है, न्यायपालिका का उपबंध किया गया है किसमें किया गया है, तो न्यायपालिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो उपबंध है अनुच्छेद 124 से 147 तक, और राज्य के संबंध में जो उपबंध किया गया अनुच्छेद 214 से 232 तक हाई कोर्ट, और उसके पश्चात 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उपबंध किया गया। CAG या कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उपबंध अनुच्छेद 148 से 151 तक। अगर आप इतने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर ले तो शायद आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगली क्लास जो हम करेंगे इसी के बाद कार्यपालिका पर, पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका, पुनः हम लोग शुरू करेंगे फिर राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका, तत्पश्चात हम लोग न्यायपालिका को एक साथ अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे केंद्र की कार्यपालिका।